नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट के पार्ट नंबर 36 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप लोगों को एक बात बताना है कि 11 बजे दिन से जो है वो आपका रीजनिंग का लाइव क्लास चलता है और 8 बजे रात से जो है वो आपका जीके जीएस का लाइव क्लास चलता है, जो कि आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग जरूर लाइव क्लास से जुड़िएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज ए बनेगा, दूसरा ए बनता है, तीसरा आपका ए बनता है, चौथा ए बनेगा, पांचवा ए हो जाएगा, छठा ए बनता है और सातवें आपके ए हो जाएंगे। आठवें को देखिएगा तो आठवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, ये आपका आठवां हो जाएगा। नौवें को देखिएगा तो नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक त्रिभुज बनता है, ये आपके नौवें हो जाएंगे। और 10वें को देखिएगा तो 10वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 10वां हो जाएगा। और दोस्तों एक त्रिभुज आपके और बनते हैं सबसे बड़े वाले, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपका एक त्रिभुज बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। इस वाले आकृति के अंदर आपके टोटल 11 त्रिभुज बनते हैं। 11 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 56 का संबंधित 30 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 78 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 56 से हम लोग 30 किस प्रकार से ला सकते हैं। 56 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 30 बन जाए। आप लोग पहले अपना दिमाग जरूर लगाइएगा, एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 56 को तो 56 जो है 5 और 6 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 56 के दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, 5 गुना 6 करते हैं तो ये आपका 30 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 78 दिया गया है। 78 आपका 7 और 8 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्या को हम लोग आपस में गुना करेंगे, 7 गुना 8 करेंगे तो आपका 56 बनेगा। 56 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 56 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। दोस्तों ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से बिस्तर का संबंध गद्दा के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कुर्सी का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग खुद से
ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा बिस्तर से आपका गद्दा किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों बिस्तर पर जो है वो हम लोग गद्दा बिछाते हैं, उसी प्रकार से कुर्सी पर जो है वो हम लोग कुशन बिछाते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका कुशन भरा जाएगा। कुशन आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। माता पिता और पुरुष का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा माता पिता और पुरुष में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर जो है वो आपके पिता हो जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए एक गोला बना लेंगे और पुरुष के अंदर आपके पिता आ जाएंगे, और माता जो होती है ये दोनों शब्द से अलग है, यानी कि माता के लिए हम लोग अलग आरेख बनाएंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य है दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 38 दिया गया है, 38 के आगे आपका जो है वो 53 दिया गया है, 53 के आगे आपका 70 दिया हुआ है, 70 के आगे आपका जो है वो 89 दिया गया है, और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला सीरीज है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज देखने को मिले तो पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा तो 38 से आपका 53 हुआ है। अगर दोस्तों हम लोग 38 + 15 करते हैं तो आपका 53 हो जाएगा। आगे देखिएगा 53 से आपका 70 है, 53 + 17 जो है वो आपका 70 होता है। आगे देखिएगा 70 से आपका 89 दिया गया है, 70 + 19 करने पर जो है वो आपका 89 होता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा +15 का है, +17 का है, +19 का है। देखिएगा 15 + 2 करने पर जो है वो आपका 17 होता है, 17 + 2 करने पर आपका 19 होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 19 + 2 करेंगे तो अगला अंतर जो है वो आपका +21 का हो जाएगा। 89 + 21 जो है वो आपका 110 होता है। 110 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 110 भरा जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य है उस विकल्प का चयन कीजिए जो अक्षर समूह की निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका ZML दिया गया है। ZML के आगे देखिएगा तो आपका जो है वो WKK दिया गया है। WKK के आगे देखिएगा तो आपका TIJ दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका QGI दिया गया है और इसके आगे जो है वो आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो देखिए जेड से आपका जो है वो W है। दोस्तों जेड जो होता है ABCD के क्रम में 26वें नंबर पर होता है और W आपका 23वें नंबर पर, यानी कि यहाँ पर आपका -3 है। आगे देखिएगा ए में से आपका के है। ए में जो है ये आपका 13वें नंबर पर होता है और के आपका 11वें पर, यहाँ पर -2 है। आगे देखिएगा एल से आपका के है। एल 12वें नंबर पर होता है और के जो है ये आपका 11वें पर, यहाँ पर आपका -1 है। आगे देखिएगा तो W से आपका T है। W 23वें नंबर पर होता है और T आपका 20वें पर -3 है। उसी प्रकार से आगे देखिए के से आपका I है। के 11वें नंबर पर होता है। I आपका 9वें पर -2 है। के से आगे आपका J है। के 11वें पर होता है और J आपका 10वें पर -1 है। आगे देखिएगा T से आपका Q है। T 20वें नंबर पर होता है। Q 17वें पर -3 है। I से आपका G है। I जो है 9वें पर होता है। G आपका 7वें पर -2 है। J से आपका I है। J आपका 10वें पर होता है। I आपका 9वें पर -1 है। यानी कि पहले वाले अक्षर में -3 करता है, दूसरे वाले में -2 और तीसरे वाले में -1। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका Q है। Q आपका 17वें पर होता है। 17 - 3 आपका 14 और 14वें पर N होता है। उसके बाद G है। G जो है ये आपका 7वें पर होता है। 7 - 2 आपका 5 और 5वें पर E होता है। आगे I है। I जो है ये आपका 9वें पर होता है। 9 - 1 आपका 8 और ABCD के क्रम में 8वें नंबर पर आपका H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका NEH दिया गया है? तो NEH जो है वो आपका ऑप्शन नंबर D में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको रीजनिंग के जो है वो इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। या तो प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रश्न को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को इस वाले लाइन से तो देखिए 3 है, 13 है और 4 है। अगर दोस्तों सबसे पहला संख्या 3 है, अगर हम लोग 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है। प्लस करेंगे
तीसरा संख्या आपका 4 है। 9 + 4 जो है वो आपका 13 होता है। देखिए दूसरा संख्या जो है वो आपका 13 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे। पहला संख्या 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। प्लस करेंगे तीसरा संख्या 11 है। 16 + 11 जो है वो आपका 27 होता है। देखिए दूसरा संख्या आपका 27 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है। प्लस करेंगे तीसरा संख्या 31 है। 36 + 31 जो है वो आपका 67 होता है। 67 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 67 भरा जाएगा। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्दों के समान है और उसी समूह से संबंधित है। दोस्तों आपका यहाँ पर एक समूह दिया गया है, बिल्ली, कुत्ता और बकरी। इस वाले समूह से कौन से शब्द संबंधित है ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ऑप्शन को देखिएगा तो शेर है, तेंदुआ है, गाय है और चीता है। और इस वाले समूह के सभी शब्द को देखिएगा तो बिल्ली है, कुत्ता है और बकरी है। ये सभी जानवर जो है ये आपके पालतू जानवर हैं। इसी प्रकार के संबंधित जानवर को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में गाय जो दिया गया है ये भी आपका पालतू जानवर होता है। यानी कि इस वाले समूह का जो है वो शब्द आपका गाय दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य यदि किसी निश्चित कोड भाषा में तामिल को WZPHO के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मैथ्स को क्या लिखा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा तामिल से आपका ये कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तामिल को, तो तामिल जो है वो आपका TAMIL से मिलकर बनता है। और इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड जो है वो आपका WZPHO दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो T से आपका W है, यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा A से आपका Z है, -1 है, M से आपका P है, +3 है, I से आपका H है, -1 है, L से आपका जो है O है, यहाँ पर +3 है। यानी कि एक बार +3 करता है तो एक बार -1 करता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे देखिएगा तो आगे जो है वो आपका MATHS दिया गया है। इसके भी पहले अक्षर में क्या करेंगे +3 करेंगे। तो M 13वें नंबर पर होता है। 13 + 3 जो है वो आपका 16 और 16वें पर P होता है। अब -1 करेंगे तो A -1 जो है वो आपका Z हो जाएगा। उसके बाद T है, T +3 करेंगे, T 20वें पर होता है, 20 + 3 आपका 23 और 23वें पर W होता है। आगे आपका H है, H 8वें पर होता है, 8 - 1 आपका जो है वो 7 और 7वें पर G होता है। उसके बाद आपका S है, S 19वें पर होता है, 19 + 3 आपका 22 और 22वें पर भी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका PZWG दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो PZWG भी आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य निम्न समीकरण को संतुलित करने के लिए
किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण का मान 11 है और ये जो समीकरण दिया गया है ये आपका गलत दिया हुआ है। प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कौन से दो संख्या को आपस में बदलने पर ये जो समीकरण है ये आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग समीकरण को देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका 7 जोड़ 56 भागा 8 गुना 2 घटाओ 13 दिया गया है। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 7 के जगह पे 8 को रखते हैं और 8 के जगह पे 7 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखते हैं तो देखिए पहले आपका 7 है, 7 की जगह पे 8 को रखेंगे, प्लस करेंगे 56, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे हम लोग 56। उसके बाद देखिएगा आपका भागा है तो भागा करेंगे 8 है, 8 के जगह पे 7 को रखना है तो भागा 7 करेंगे, गुना आपका 2 हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिए 8 प्लस करेंगे 56 भागा 7 जो है ये भी आपका 8 हो जाएगा, गुना करेंगे 2 माइनस करेंगे 13। आगे देखिएगा 8 प्लस करेंगे 8 गुना 2 आपका 16 हो जाएगा, माइनस करेंगे 13। यहाँ पर देखिए 8 प्लस करेंगे 16 माइनस 13 आपका 3 हो जाएगा, 8 प्लस 3 आपका 11 बनता है। 11 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही करने के लिए 7 के जगह पे 8 और 8 के जगह पे 7 को रखना होगा। कौन सा ऑप्शन में 7 और 8 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 7 और 8 दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य ए बी का भाई है, सी बी का पति है, सी ई का बेटा है, एस ई की पत्नी है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कार्य है ए बी का भाई है। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य सी बी का पति है। सी कौन है तो बी का पति है। पति एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने हम लोग किसको रखेंगे तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य है सी ई का बेटा है। सी कौन है ई का बेटा है। बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि ई से नीचे हम लोग किसको रखेंगे तो सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कार्य है एस ई की पत्नी है। एस कौन है तो ई की पत्नी है। पत्नी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि ई के सामने किसको हम लोग रखेंगे तो एस को रखेंगे। क्या रिश्ता है पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए एस और बी आपका यहाँ पर दिया गया है, ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सी जो है वो बी का पति है। सी कौन है बी का पति है, और सी जो है वो ई का बेटा है। और आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो एस जो है वो ई की पत्नी है, यानी कि एस का जो बेटा है वो आपका सी लगेगा, यानी कि आपके पति का जो है वो माँ आपका कौन लगेगा तो आपके पति का माँ जो है वो आपका सास लगेगा, यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका सास का बनता है। सास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कार्य सहसा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ती है और 75 मीटर तक दौड़ती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी और फिर दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही थी ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो होता है वो पूरब आपका ए वाला दिशा होता है, पश्चिम ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा
और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है सहसा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। 40 मीटर दौड़ने के बाद बाएं मुड़ती है और 75 मीटर दौड़ती है, यानी कि सहसा जो है पहले उत्तर दिशा में 40 मीटर दौड़ती है। उत्तर आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले ए वाला दिशा में 40 मीटर दौड़ती है, उसके बाद जो है बाएं मुड़ती है और 75 मीटर दौड़ती है। जब यहाँ से वह बाएं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा। ए वाला दिशा में वह 75 मीटर दौड़ती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा जो है ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 30 मीटर दौड़ती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर दाईं ओर मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। जब यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ेगी तो इसका दिशा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह फिर से 75 मीटर दौड़ती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही थी। देखिएगा ए वाला दिशा कौन सा दिशा है, तो ए वाला दिशा आपका पूरब दिशा है, यानी कि अंत में वह पूरब दिशा की ओर दौड़ रही थी। पूरब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 और ये जो प्रश्न है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी नर्तक खिलाड़ी है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। सभी नर्तक क्या है, तो खिलाड़ी है, यानी कि खिलाड़ी के अंदर जो है वो आपके नर्तक हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका खिलाड़ी के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर जो है वो खिलाड़ी भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में जो है वो आपको कोई दिक्कत ना हो। और खिलाड़ी के अंदर आपका कौन आ जाएगा, तो खिलाड़ी के अंदर आपका नर्तक हो जाएगा, यानी कि ये जो आरेख है ये आपका नर्तक के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर नर्तक भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको कह रहा है सभी खिलाड़ी पुरुष है। सभी खिलाड़ी क्या है, पुरुष है, यानी कि पुरुष के अंदर जो है वो आपके खिलाड़ी हो जाएंगे। ये जो आरेख है ये आपका पुरुष के लिए हो जाएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी नर्तक पुरुष है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पुरुष के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और नर्तक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। पुरुष के अंदर ही आपका नर्तक दिया गया है, यानी कि सभी नर्तक जो है वो आपके पुरुष हो जाएंगे। ये निष्कर्ष आपके सही निकलता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ खिलाड़ी नर्तक है। ध्यान से देखिएगा तो खिलाड़ी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, नर्तक के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। खिलाड़ी के अंदर ही आपका नर्तक दिया गया है, यानी कि कुछ खिलाड़ी जो है वो आपका नर्तक हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही निकलता है। दोनों निष्कर्ष आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि दोनों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर बी में सही किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा 14 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और ये जो प्रश्न है ये आपके 11 बजे से जो लाइव क्लास चलेंगे उसमें करा दिया जाएगा, तो आप लोग ज़रूर लाइव क्लास में भी जुड़िएगा। 11 बजे दिन से जो है वो आपके रीजनिंग का लाइव क्लास चलता है और 8 बजे रात से जो है वो आपका जीके जीएस का लाइव क्लास चलता है, तो आप लोग ज़रूर लाइव क्लास में भी जुड़िएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।